और वक्त क्राइम न्यूज का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से दिल्ली सीखे कोरोना रोकना। योगी के मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी है। सीएम योगी से करे अरविंद केजरीवाल बात। ये बात कही है अतुल गर्ग ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखे कि किस तरह राज्य में कोरोना को रोकना है। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। नोएडा और गाजियाबाद में भी मरीज बढ़ रहे हैं। दिल्ली की वजह से कोरोना के बढ़ने का आरोप अतुल गर्ग लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली से जो लोग आते हैं नोएडा या गाजियाबाद, वो कोरोना संक्रमण को फैलाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को यूपी के सीएम से सबक लेना चाहिए किस तरह से राज्य में कोरोना को फैलने से रोकना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि वो सीएम योगी से बात करे इस बारे में, और आरोप लगाया कि दिल्ली से आने वाले लोग यूपी में कोरोना फैला रहे हैं। तो यूपी से दिल्ली सीखे कैसे रोकना है कोरोना। वहीं वैक्सीन को लेकर लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने कोल्ड चेन बनाने के निर्देश दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में कोल्ड चेन तैयार करेंगे। कोल्ड चेन के लिए शासन ने पैसे जारी किए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन बनाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। हर जिले में कोल्ड चेन बनाई जाए ताकि वैक्सीन की स्टोरेज हो सके, क्योंकि बड़ी मात्रा में वैक्सीन पहुंचेगी। जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो ऐसे में हर घर तक पहुंचाने के लिए काफी मात्रा में स्टोरेज की आवश्यकता होगी, और इसीलिए कोल्ड चेन बनाने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर जिले में कोल्ड चेन बनाने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन तैयार कर ली जाए। वहीं कानपुर के बरह थाना क्षेत्र के गांव में गाय बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ही पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए और पथराव किया। इस खूनी संघर्ष में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक युवक जख्मी भी हो गया। गाय बांधने को लेकर इस गांव के दो पक्ष आमने सामने आ गए, और किस तरह से दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में एक महिला भी शामिल है। कोई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमेडियन भारती सिंह को बेल मिल गई है। पति हर्ष को भी बेल मिल गई है। 15,000 की निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। एनसीबी ने दोनों को अरेस्ट किया था। बता दें आपको, भारती सिंह के घर से, उनके फ्लैट से गांजा भी मिला था, और दोनों ने ही गांजे की कंजप्शन की बात को कबूल किया था, और अब दोनों को ही बेल मिल गई है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कोई दलील नहीं रखी। 15,000 के निजी मुचलके पर दोनों को बेल मिल गई। कॉमेडियन भारती सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। एनसीबी ने दोनों को ही अरेस्ट किया था। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने दोनों ने ही गांजे के कंजप्शन की बात कबूल की थी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 लाख की अफीम के साथ 3 तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने उनके पास से 700 ग्राम अफीम और बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि शातिर तस्कर थाना कटरा इलाके से पूरे जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में अफीम की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अफीम के साथ 3 लोगों को थाना कटरा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जो कि अफीम की तस्करी में संलिप्त थे, और इनमें से जो 2 लोग हैं वो थाना बदनापुर क्षेत्र के निवासी हैं, और एक व्यक्ति बदायूं दातागंज का है।
बढ़ते आगे, विकास दुबे के खजांची साथी जय वाजपेयी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। जय वाजपेयी के खिलाफ नजीराबाद पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि फेक पासपोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर वो विदेश घूमता था। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर तत्कालीन थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज ने किस आधार पर पासपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट लगाई थी, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं बजरिया पुलिस पे भी फर्जी असले के लाइसेंस पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। वाजपेयी हैं, इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे इसमें दर्ज हुए हैं, चाहे वो आर्म्स लाइसेंस से संबंधित हो या पासपोर्ट से संबंधित हो। इसी से के इसमें संबंध में एक नज़ीराबाद थाने पे एक फिर से इनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, जिसमें जो पासपोर्ट जो था उसमें जो इन्होंने एफिडेविट्स लगाए थे और अदर डॉक्यूमेंट्स उनका फेक होना पाया गया है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स लगी थी पासपोर्ट से संबंधित उसमें भी हम जांच करेंगे और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। एक एक करके नए रोज पुलिस खुलासे कर रही है। जहां एक और फर्जी लाइसेंस का मामला प्रकाश में आया तो वहीं इसी नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक और मुकदमा कायम हुआ, जिसमें जय वाजपेयी द्वारा जो पासपोर्ट बनाया गया था उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए, जिसकी खिलाफ पुलिस ने नजीराबाद थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यानी कहीं ना कहीं तत्कालीन थाना प्रभारी से लेके पुलिस आरक्षी तक की मिलीभगत के चलते फर्जी पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों बनाए गए। अब देखना ये होगा कि पूर्व में बने लाइसेंस और पासपोर्ट में संलिप्तता पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब बेचने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के साथ लगातार दबिश दे रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देवरिया, झांसी और बदायूं की आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने शराब माफिया पर कार्रवाई की है और देवरिया से 50 शराब तस्कर, झांसी में 33 और बदायूं में 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। लखनऊ और प्रयागराज में जहरीली शराब से कई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत झांसी में पिछले 3 दिनों में पुलिस ने अवैध शराब के 33 अड्डों पर छापा मारा और 1500 लीटर अवैध शराब बरामद की। साथ ही 20,000 लीटर से भी ज्यादा लहन को नष्ट किया। पुलिस ने 33 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और कई अवैध भट्टियां भी तोड़ी हैं। पुलिस ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध शराब निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 2200 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 35,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 47 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये अभियान 30 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें अवैध शराब निष्कर्षण के विरुद्ध और मिलावटी शराब के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। बदायूं में पुलिस ने 2 लोगों को कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों के पास से 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपियों जसीन और नफीस पर पहले से भी आधा दर्जन केस चल रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में हुई जहरीली शराब की मौत के बाद देवरिया जिला प्रशासन ने जमकर छापेमारी की है। आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर जिले के कई जगहों पर छापेमारी कर कच्ची शराब को नष्ट किया। इस मामले में कुल 47 केस दर्ज किए गए हैं और 50 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। सबसे ज्यादा छापेमारी बिहार बॉर्डर से लगी दुकानों पर हुई। वहीं आबकारी विभाग ने देवारा इलाके में छापेमारी की। 1100 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया है और करीब 1500 क्विंटल से ज्यादा लहन को नष्ट किया गया है। क्रम में पूरे जनपद में कुल 47 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। 50 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 1100 लीटर देशी दारू और करीब 1500 टन लहन नष्ट की गई है और व्यापक रूप से अभियान पूरे जिले में चलाया गया है और आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह से अवैध निष्कर्षण शराब का कोई न कर पावे।
बुलंदशहर में 3 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी की गोलियों से भून दी, उससे भून कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस दुकान में लगे कैमरे की फुटेज के आधार पर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस वारदात के बाद से व्यापारी दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और वहां रखे जेवरात लूटने की कोशिश करने लगे। सराफा व्यापारी रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल निकालकर लूट का विरोध किया। लुटेरों ने उसे गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने सराफा व्यापारी को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसमें व्यापारी की दुखद मृत्यु हो चुकी है। परिजनों द्वारा 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी हत्या करना बताया गया है। तहरीर तत्काल प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे बात बाराबंकी की, जहां 2 ड्राइवरों ने एक लड़की से गैंगरेप किया। ये ड्राइवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए गांव में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई का काम करते थे। आरोप के मुताबिक उन्होंने गांव की एक लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इनके चंगुल से लड़की छूटकर अपने घर पहुंची और परिवार वालों को आपबीती बताई। परिवार ने थाने जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनसे बाराबंकी आने जाने के खर्च के पैसे मांग रही है। पीड़िता के परिवार द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस आधार पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और उसने 2 लोगों को हिरासत में लिया जो अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में रह रहे थे। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में सिहानी गेट इलाके में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 22 तारीख को थाना सिहानी गेट में एक अभियोग पंजीकृत किया गया दुष्कर्म का, जिसमें जो आरोपी है उसको हिरासत में लेके जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जा रही है। सीतापुर के सिद्धौली इलाके के बाजार मोहल्ले में घर में कुत्ता घुस जाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कस्बा सिद्धौली के मोहल्ला बाजार में 2 पक्षों में, गोविंद और दूसरा पक्ष सचिन में घर में कुत्ता घुस जाने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 2 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है। आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बात प्रयागराज की, जहां संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल के साथ संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से नाराज था माफिया दिलीप मिश्रा की इमारत पर कार्रवाई, सामान निकालने की मांग रहा था मोहलत। नवनीत चंद्र मिश्रा युवक का नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है पिस्टल के साथ। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से नाराज था ये युवक। इसका नाम पिस्टल के साथ अरेस्ट किया गया है। संदीप मिश्रा इसका नाम बताया जा रहा है। माफिया दिलीप मिश्रा की इमारत पर जो कार्रवाई हुई है उससे युवक नाराज बताया जा रहा है। सामान निकालने की मोहलत ये युवक मांग रहा था। नवनीत चंद्र मिश्रा इस युवक का नाम है, उसे अरेस्ट किया गया है। तो माफिया दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, तो जरा नवनीत मिश्रा इस बात की मांग कर रहा था कि उसे बिल्डिंग से कुछ सामान निकालना है और इसे संदिग्ध युवक को अरेस्ट किया गया है। पिस्टल के साथ इसे अरेस्ट किया गया है। प्रयागराज में संदिग्ध युवक नवनीत चंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। पिस्टल के साथ इसे धर दबोचा गया है। ये माफिया दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई से नाराज बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि ये यहां से रखे सामान को बाहर निकालने की मांग कर रहा था, मोहलत मांग रहा था। इसका कहना था कि ये सामान बाहर निकाल ले, उसके बाद पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कहना था इस युवक का और कौन था ये दिलीप मिश्रा का? अवली है और चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। इससे पहले भी इनका 800 बरगज में एक मकान जो है वो ध्वस्त किया जा चुका है।
और उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, ये नैनी के ही औद्योगिक थाना क्षेत्र में, ये महुआरी में 3 मंजिला मकान बना हुआ था करीब 350 वर्ग गज में। उसी मकान को आज यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और ये ध्वस्त करने की कार्रवाई 4 जेसीबी मशीनों के जरिए हो रही है। 30 कमरे यहाँ पर बने हैं और नीचे दुकानें थी और ये अवैध रूप से बना था, इसका नक्शा पीडीएस से स्वीकृत नहीं था। इसी के क्रम में आज यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है और ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। दिलीप मिश्रा की अगर बात करें तो इन दिनों फतेहगढ़ की जेल में बंद है और उनके खिलाफ 45 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और आपको बता दें कि आज जब यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई तो विजय मिश्रा का एक समर्थक युवक यहाँ पर नवनीत मिश्रा पहुंचा था, जो कि लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा था। उसको अधिकारियों ने यहाँ पर पकड़ लिया है और अब उसके साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है और यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सर्वेश। तो सामान निकालने की ये मोहलत मांग रहा था माफिया दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। इसका कहना था कि इसे बिल्डिंग में रखे सामान को बाहर निकालने दे वहां मौजूद अधिकारी, लेकिन जब इसकी बात नहीं सुनी गई तो इसके पास इसकी तलाशी ली गई। ये वहां पर बहस करने लगा और इसके पास से एक पिस्टल निकली तो संदिग्ध युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। तो वही हाथरस केस के आरोपी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। साबरमती जेल से गांधीनगर ये आरोपी शिफ्ट किए गए हैं। सीबीआई नार्को टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। एफएसएल में नार्को टेस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। सारे टेस्ट कराने में अभी वक्त लग सकता है। तो हाथरस केस के इन आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। एफएसएल में नार्को टेस्ट करने की तैयारी शुरू हो रही है। सारे टेस्ट कराने में वक्त लग सकता है। आरोपियों के जो परिवार वाले हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी टेस्ट के लिए वो तैयार है, चाहे वो नार्को टेस्ट हो या फिर कोई और टेस्ट। साबरमती जेल से गांधीनगर शिफ्ट किए गए हैं ये सभी आरोपी। तो एफएसएल में नार्को टेस्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिल्ली में सांसदों के नए फ्लैट का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। भगवान दास मार्ग पर गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से 3 टावर बनाए गए हैं, जिसमें सांसदों के 76 आवास तैयार किए गए। इनके निर्माण में 17 महीने लगे और 188 करोड़ रुपए की लागत आई है। हालांकि 76 फ्लैट बनाने के लिए 218 करोड़ रुपए लागत रखी गई थी। ऐसे में निर्माण में 30 करोड़ रुपए की बचत की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई वर्षों से अधूरे थे। इस सरकार में कई इमारतों का निर्माण शुरू हुआ और तय वक्त से पहले काम पूरा भी हुआ। नरेंद्र मोदी ने सांसदों के नए आशियाने का इनॉग्रेशन किया है। 76 नए फ्लैट्स का इनॉग्रेशन किया है। आइए एक फ्लैट्स में आते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फ्लैट्स में अंदर जाने के पहले नेम प्लेट लगा हुआ है। यहाँ पर उन सांसदों का नाम लिखा रहेगा और ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर फ्लैट नंबर जो है वो लिखा हुआ है। अब हम फ्लैट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे ही फ्लैट के अंदर आते हैं यहाँ पे आप देखिए, हालांकि आज पहला दिन है, इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर फूलों से सजाया हुआ है। यहाँ पर शू रैक्स की व्यवस्था की गई है। जब गेस्ट आएंगे या फिर बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पर अपने शूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर जो सांसद रहेंगे वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ही इंटर करते हैं यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। 16 बाई 11 लगभग 16 बाई 11 साइज की गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर बेड लगाया गया है। इसी तरह के बेड होंगे। 2 साइड टेबल की व्यवस्था की गई है। वार्डरोब की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर इसी के साथ जो गेस्ट बेडरूम है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए सांसद के लिए एक ऑफिस की व्यवस्था की गई है। हम अन्य कमरे में आते हैं, अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े से डाइनिंग हॉल की जो है वो परिकल्पना की गई है। यहाँ पर अगर हम डाइनिंग हॉल की बात करें तो लगभग 18 बाई 13 का ये डाइनिंग हॉल है। इसे डाइनिंग एरिया के साथ ही साथ किचन बनाया गया है यहाँ पर। हालांकि अगर हम डाइनिंग एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोफा की व्यवस्था की गई है और इसी से लगा हुआ बालकनी भी यहाँ पर है। अत्याधुनिक मॉड्यूलर किचन, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरी तरह से ये जो किचन है वो मॉड्यूलर बनाया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन से ही लगा हुआ यहाँ पर स्टाफ रूम की भी परिकल्पना की गई है। स्टाफ में क्वार्टर की बात की गई है, ए एंड बी। इस तरह से कहीं ना कहीं सांसदों का जो जीवन होता है, सार्वजनिक जीवन होता है और कहीं ना कहीं जो लोग मिलने आते हैं तो फैमिली के लोगों के लिए एक अलग जगह की परिकल्पना की गई। पूरी तरह से जो हॉल एरिया है या फिर गेस्ट रूम से अलग है। साथ ही साथ हम देखें ये फैमिली लाउंज जो है
वो लगभग 18x14 का फैमिली लॉन्ज है और उसकी फैमिली लॉन्ज से जुड़ा हुआ एक पूजा में रूम यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर जो सांसद हैं वो भी पूजा कर सकेंगे। सांसदों के बेडरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बेडरूम 2 है, लगभग 19x14 का ये बेडरूम है। ये जो बालकनी है काफ़ी बड़ा बालकनी स्पेस है। जो अन्य एसीए सूचना नवनीत सहगल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं। गुना ज़्यादा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में, वर्तमान खरीफ कृषि वर्ष में पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा धान खरीदा है। ये केवल ये संख्या ही दर्शाती है कि सरकार किसानों से धान क्रय के लिए कितनी तत्पर है और हर प्रयास किया जा रहा है कि किसानों से धान समय पर खरीद लिया जाए, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित हो। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो धान क्रय केंद्रों का स्वयं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराते रहें, चेक कराते रहें कि कहीं धान क्रय केंद्रों में कोई कठिनाई तो किसी को नहीं आ रही है और वो बदस्तूर चल रहे हैं। इसी प्रकार मक्का का भी खरीद चल रही है और 92,550 जो 1,47,225 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और ये प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है। जहाँ जहाँ मक्का किसान उगा रहे हैं उनसे मक्का खरीदा जा रहा है। मूंगफली, बुंदेलखंड के क्षेत्र में मूंगफली खरीद की भी प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। किसानों को समय पे उनकी फसल खरीदी जाए और समय पे उनको भुगतान हो, इसका प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज ही प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में, कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसमें शादी समारोहों में भीड़ की संख्या कितनी हो इसे परिभाषित किया गया है। जो नए निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार किसी भी बंद स्थान यथा हॉल और कमरे की निर्धारित क्षमता का 50%, परंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ और इसके साथ साथ ये जो गतिविधियां उनकी बात हो रही है जो कि सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की और अन्य सामूहिक गतिविधियों के बारे में था। इसके अलावा जो खुले स्थान हैं वहाँ पर जो गतिविधियों की अनुमति है, जो फाइनली है, वो ये है कि किसी भी बंद स्थान यथा कमरे की क्षमता का 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस वॉश, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनर के साथ अनुमन्य किया जाएगा। उसके अलावा यदि खुले मैदान हैं तो उनकी जो क्षेत्रफल है, स्थानों का क्षेत्रफल, उसमें 40% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य किया जाएगा। तो ये जो अन्य कार्यक्रम हैं उनमें अगर कोई बंद हॉल है, छोटा कमरा है और उसमें उसकी क्षमता का 50%, परंतु अधिकतम 100%। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।